बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इट्साम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंजाइम इनहिबिशन। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इंजाइम्स जो होते हैं वो किसी केमिकल रिएक्शन को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, लिविंग बॉडी के अंदर क्या कर रहे होते हैं, स्पीड अप कर रहे होते हैं। या आजकल लेबोरेटरी के अंदर भी इंजाइम्स का जो है ना वो इस्तेमाल किया जा रहा है, लैब्स के अंदर भी, इन विट्रो कंडीशन के अंदर भी इंजाइम को यूज किया जा रहा होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को जो इंजाइम्स बेस्ड होता है स्पीड अप करने के लिए। बट समटाइम क्या होता है, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं या बजाते खुद क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं किसी केमिकल रिएक्शन के, वो क्या करते हैं, इंटरफेयर करते हैं या हार्ड करते हैं, यानी कि रोक देते हैं किसको, इंजाइम एक्शन को। जो इंजाइम का रिएक्शन है उसको क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं टेम्परेरीली या फिर क्या, परमानेंटली। यहां पे मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूं, टेम्परेरीली या फिर परमानेंटली। तो इस तरह से एक इंजाइम जो है वो अपना फंक्शन जो परफॉर्म कर रहा था होता है थोड़े टाइम के लिए रुक जाता है, या फिर मुकम्मल तौर पर उस एंजाइम को जो है वो खत्म कर दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है उसका स्ट्रक्चर। अब वो किसी काबिल नहीं रहता कि वो रिएक्शन करवा सके। ये आपके पास क्या कहलाता है, इनहिबिटर कहलाता है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंजाइम इनहिबिशन। कि किसी भी केमिकल के अंदर एक एंजाइम जो वो अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहा, जब फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहा, उसके फंक्शन के अंदर रुकावट आ चुकी है, वो चीज क्या कहलाती है, एंजाइम इनहिबिशन कहलाती है। स्टूडेंट्स, एंजाइम इनहिबिशन इंपॉर्टेंट फिनोमिनन भी है और इसके जो है वो नेगेटिव इंपैक्ट भी होते हैं बॉडी के ऊपर। फॉर एग्जांपल, आपको मैं यहाँ पे एग्जांपल देता चलूं, मेडिसिन्स। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स हैं जिनको एंजाइम इनहिबिटर के तौर पे, काम के तौर पे जो है ना वो लिया जाता है इनसे काम। मसलन कैसे, आपको पता है जब भी हमें कोई इन्फ्लेमेशन होती है, जिस समय दर्द होती है, तो हम एस्पिरिन का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम डिस्प्रिन की गोली बोलते हैं, जो कि पैनाडोल से पहले पाकिस्तान की नेशनल गोली हुआ करती होती थी। अच्छा, एस्पिरिन क्या करती है, उस एंजाइम को जो है वो इनहिबिट करती है जिसने प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाने होते हैं। एराकिडोनिक एसिड से निकलता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये ऐसी चीजें हैं जिसने बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन काज करनी है। ठीक है, तो जब इन्फ्लेमेशन ही नहीं होगी, प्रोस्टाग्लैंडिन्स ही नहीं बनेंगे, क्योंकि एस्पिरिन आपने डाल दिया, ये इस एंजाइम को क्या कर रही है, इनहिबिट कर रही है कि यार तुम क्या करो, तुम प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाओ ही ना। इससे क्या होगा, बॉडी में इन्फ्लेमेशन नहीं होगी, इन्फ्लेमेशन नहीं हो तो पेन नहीं होगी। तो यही वजह है कि डिस्प्रिन को या एस्पिरिन को हम क्या करते हैं, पेन किलर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ एक और आपको एग्जांपल देता चलूं, बहुत सारे बंदे जो होते हैं उनको एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाता है, तो डॉक्टर उनको इसोमेप्राजोल, ओमेप्राजोल, राइजिक, इस तरह के ओमेगा, ये कैप्सूल्स जो है ना वो देते हैं। बेसिकली ये कैप्सूल क्या करते हैं, प्रोटॉन इनहिबिटर्स होते हैं। ठीक है, ये प्रोटॉन्स को नहीं बनने देते, प्रोटॉन्स मीन हाइड्रोजन आयंस। ठीक हो गया। तो बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती हैं जो इनहिबिटर के तौर पे काम करती हैं। इसके अलावा कुछ सायानाइड्स आ जाते हैं। अब सायानाइड जहर, आपको पता है जब बंदा जहर खाता है तो क्यों मरता है, जब वो जहर खाता है तो बेसिकली क्या होता है, ये सायानाइड जो है ना ये इरिवर्सिबली, यानी कि परमानेंटली एंजाइम की एक्टिव साइड या एंजाइम के साथ जो है वो अटैच हो जाते हैं, फिर ये उतरते नहीं है। जब उतरेंगे नहीं तो ऑटोमेटिकली बंदे की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। और एग्जांपल देता चलूं, ये जो हर्बीसाइड, फंगीसाइड, ये जड़ी बूटियों के ऊपर हम क्या करते हैं, स्प्रे करके वो खत्म हो जाती हैं। बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर जहर होती है, और ये जहर करती क्या है, आपने पढ़ रखा होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में, रेस्पिरेटरी चेन। इसके अंदर ना साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, वहां पर कॉपर कंटेनिंग और आयरन कंटेनिंग प्रोटीन्स होती हैं। ये जो सायानाइड्स हैं ये इन कॉपर और आयरन के साथ जुड़ जाते हैं और रेस्पिरेटरी चेन को ब्लॉक कर देते हैं। रेस्पिरेटरी चेन वो चेन है जिससे एटीपी ली जाती है। जैसे ये मैंने छोटा सा एक जो है ना वो उसका स्केच बनाई है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मैंने यहाँ पे लिखा है। तो एटीपी नहीं बनेगी, एटीपी नहीं बनेगी तो वो जानदार, उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो ये परमानेंटली साइनाइड्स जहर उसको क्या कर देते हैं, परमानेंटली उसके फंक्शन को ब्लॉक कर देते हैं, हार्ट कर देते हैं। ये चीज क्या कहलाती है, इनहिबिटर्स कहलाते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ इनहिबिटर्स हमारे पास आती हैं। कुछ होते हैं कंपेटिटिव या कम्पिटिटिव इनको बोलते हैं, और कुछ जो है वो आपके पास क्या होते हैं, नॉन कम्पिटिटिव। अच्छा,
जो कम्पिटिटिव है, देखो compete कर रहे हैं, जैसे आपके क्लास फेलो आपके साथ compete कर रहे हैं, वो नर्सरी प्रेप वालों के साथ कंपटीशन नहीं है उनका। सो कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं, या मोर और लेस इनका स्ट्रक्चर जो है ना वो सेम होता है। सो इनका जो स्ट्रक्चर है वो रिजेंबल करता है किसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ। फॉर एग्जांपल ये एक एंजाइम है और ये आपके पास सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट इस एंजाइम के साथ एग्जैक्टली एक्यूरेटली बाइंड कर रहा है, लेकिन ये क्या है, इनहिबिटर है। प्यारे बच्चों इस इनहिबिटर को देखो, इसकी ये वाली जगह जो है ये और इसके अंदर वाली जगह बिल्कुल सेम है, तो ये इसको कॉपी करता है, मिमिक करता है और इसके साथ यहां पे क्या करता है, बाइंड करता है। जब ये बाइंड करता है तो इसने एक्टिव साइट को क्या कर दिया, इनहिबिट कर दिया। तो कंपिटिटिव इनहिबिटर्स के अंदर जो मेन चीज होती है वो एक्टिव साइट को क्या करते हैं, ये इनहिबिट करते हैं। ठीक हो गया, और यहां पर ओरिजिनल सबस्ट्रेट अब आके नहीं लग पाएगा, तो प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपके पास नहीं बन पाएंगे। तो ये आपके पास क्या कहलाती है, कंपेटिटिव इनहिबिटर्स कहलाते हैं। ठीक है, ये कंपेटिटिव इनहिबिशंस कहलाती है। ठीक है, इसकी एग्जांपल है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, एक एंजाइम है प्यारे बच्चों, क्रेब्स साइकिल के अंदर इसका जिक्र आता है। तो ये सक्सिनेट को फ्यूमारेट में कन्वर्ट करता है, सक्सिनेट से हाइड्रोजन निकालता है। ठीक है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, इसमें से हाइड्रोजन निकालेगा और NADH बनवाता है, एनर्जी रिच कंपाउंड। सक्सिनेट ने किसके अंदर जाना, फ्यूमारेट के अंदर। बट सक्सिनेट के जैसा एक और मॉलिक्यूल होता है, उसका नाम होता है मेलोनेट। अब वो सक्सिनेट की जगह पर सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज के अंदर एक्टिव साइट पे चला जाता है। ये देखें, ये मेलोनेट सक्सिनेट की जगह पर आ गया और ये एंजाइम था। अब कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ऊपर में क्या बन रहा है कि ये सक्सिनेट जब एंजाइम के साथ मिलता है तो फ्यूमारेट बनता है, लेकिन सक्सिनेट के बिल्कुल जैसा उसकी हूबहू कॉपी जब मेलोनेट एंजाइम के साथ मिलता है तो प्यारे बच्चों प्रोडक्ट्स नहीं बनते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर इनहिबिट कर दिया गया है इसके एंजाइम एक्शन को। नेक्स्ट हमारे पास आती है एंटीबायोटिक्स। बहुत सारी एंटीबायोटिक्स को इनहिबिटर्स के तौर पे लिया जाता है। कैसे एंटीबायोटिक्स यूज की जाती हैं, किल करने के लिए बैक्टीरिया को, तो फिर ये इनहिबिटर के तौर पे कैसे काम करती हैं। यस, यहाँ पे बड़ा प्यारा इसका आंसर है कि एंटीबायोटिक्स जो है ना ये बेसिकली कंपेटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं। ये मिमिक करती हैं, मतलब कॉपी करती हैं उन सब्सटेंसेस को, उन सबस्ट्रेट्स को जो बैक्टीरिया जिनसे अपने यूजफुल प्रोडक्ट्स बनवाता है। तो ये एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं, जो लिविंग प्रोडक्ट्स होते हैं बैक्टीरिया के, जो सबस्ट्रेट के तौर पे एक्ट करते हैं, जिन्होंने सेल वॉल बनवानी है, उसके अंदर कोई आयरन कंटेनिंग प्रोटीन्स बनवानी है, जो कुछ भी है, ये क्या करती हैं एंटीबायोटिक्स, उन एंजाइम्स के ऊपर जाके बैठ जाती है। अब एंजाइम अब वो जो बैक्टीरिया है उसका जो एंजाइम है वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा सकता, वो बैक्टीरिया के लिए जो है वो प्रॉपर मॉलिक्यूल्स नहीं बना सकता, तो बैक्टीरिया की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ये आपके पास क्या कहलाते हैं, कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कहलाते हैं, ये कम्पिटिटिव इनहिबिशन कहलाती है। उसके बाद आते हैं नॉन कम्पिटिटिव। ऑब्वियस सी बात है कि इसमें स्ट्रक्चरली सिमिलर नहीं होंगे, ना ही ये एक्टिव साइट पे लगेंगे। ठीक है, ये जो है वो आप कह सकते हैं कि एलोस्टेरिक साइट पे, साइट अदर देन एक्टिव साइट, एक्टिव साइट पे ये नहीं लगेंगे। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये एंजाइम है, ये एक्टिवेटर है और ये क्या है, सबस्ट्रेट है। एंजाइम और एक्टिवेटर और जो आपके पास सबस्ट्रेट आपस में मिले, इसने इसको ये प्रोडक्ट्स के अंदर तब्दील कर दिया। अब क्या होता है सम टाइम कि अगर इस जगह पे, इस एलोस्टेरिक साइड पे जहां पर एक्टिवेटर लगता है ना, इस जगह को बोलते हैं एलोस्टेरिक साइड, इस जगह पर आके इनहिबिटर लग जाए, ये जब इनहिबिटर लगेगा तो इसकी एक्टिव साइड की शेप ही इसने चेंज कर दी है, इसने इसकी शेप को ही क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। अब जनाब ओरिजिनल आके लगता भी रहे सबस्ट्रेट, तो ये एंजाइम किसी काम का नहीं है। अब ये इसके साथ जो है ना वो अटैच हो चुका है, आइदर आप कह सकते हैं इरिवर्सिबली और आइदर रिवर्सिबली, ये डिपेंड करता है कि कौन सा जो है ना वो इनहिबिटर है। इसकी बेहतरीन एग्जांपल है कि सक्सिनेट प्लस CoASH यानी कि CoA एंजाइम, यहाँ पर बुक में CoA है तो मैं CoA ही कर देता हूँ। ठीक है, सक्सिनेट प्लस यहाँ पे सक्सिनिक एसिड है, सक्सिनेट और सक्सिनिक एसिड एक ही बात है। सक्सिनेट प्लस CoA एक एंजाइम होता है सक्सिनाइल CoA सिंथेटेज, ये क्या करता है, सक्सिनाइल CoA बनवाता है। सो सक्सिनेट इज कन्वर्टेड इनटू सक्सिनाइल को enzyme A by the help of succinyl CoA synthetase।
जैसे ही प्यारे बच्चों ये बनता है ना, ये वाला सक्सिनाइल CoA, ठीक है, ये इस एंजाइम के साथ आके बाइंड कर जाता है। ये खुद प्रोडक्ट खुद अपने ही एंजाइम के ऊपर बाइंड करता है और इसके अपनी ही प्रोडक्शन को क्या कर रहा है, स्टॉप कर रहा है। दिस इज कॉल्ड फीडबैक मैकेनिज्म या फीडबैक इनहिबिशन। मैं आपको आगे जाके बताता हूं। अब देखें ना, सक्सिनेट जो है वो CoA के साथ मिलेगा तो सक्सिनाइल CoA बनवाएगा, उसके दरमियान में एक एंजाइम मौजूद है। जब सक्सिनेट CoA बन जाता है ना, वो खुद ही एंजाइम के ऊपर आके बैठ जाता है कि नहीं अब तुमने और नहीं बनाना, अपनी ही प्रोडक्शन को क्या कर रहा है, रोक रहा है। प्यारे बच्चों, ये चीज क्या कहलाती है, ये कहलाती है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, कि इसमें एंजाइम के ऊपर एक्टिव साइट पे नहीं, अदर देन एक्टिव साइट क्या लगता है, एक इनहिबिटर लगता है। वो क्या करता है, एंजाइम को परमानेंटली और टेम्परेरीली क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। ठीक है जी, आपके पास क्या कहलाता है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। इस तरह के एंजाइम को बोलते हैं रेगुलेटरी एंजाइम। ये क्या है मैं आपको आगे बताता हूँ, बुक पे नहीं लिखा हुआ लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ। ये रेगुलेटरी एंजाइम होता है और ये बायोलॉजिकल पाथवे के अंदर इनका बड़ा अहम रोल होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है इनहिबिटर्स की टाइप। मैं बार बार बोल रहा था, कुछ इनहिबिटर होते हैं रिवर्सिबल होते हैं, मसलन ये वीक लिंकेज बनाते हैं एंजाइम के साथ। एक दफा लगा, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आपने बढ़ाई थोड़ी सी, यानी कि सबस्ट्रेट के लेवल को आपने बढ़ाया, तो ये सबस्ट्रेट उसको ठुड्डे मार मार के कहता है निकलो यहां से, ये एक्टिव साइट मेरी है, तुम यहां पे आके क्या कर रहे हो। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, रिवर्सिबल इनहिबिटर्स कहलाते हैं। आगे मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। कुछ इनहिबिटर्स जो होते हैं ये पक्के पक्के अटैच हो जाते हैं, और ऊपर वाले जो होते हैं ये मोस्टली हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ना अटैच होते हैं, लेकिन ये जो है ना, ये बेटा कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, बड़ा पक्का बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेते हैं। अब एक दफा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया तो ये फिर एंजाइम से उतरेंगे नहीं, अब कोई उम्मीद बाकी नहीं रहती। ठीक हो गया, एंजाइम के साथ पक्के जुड़ जाते हैं और एंजाइम को कहते हैं जो मर्जी है कर ले, हम नहीं उतरेंगे। वो एंजाइम फिर खाते से गया, वो एंजाइम फिर काम करने के काबिल नहीं रहता। प्यारे बच्चों, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है कि क्या इनको हम उतार सकते हैं, तो आंसर है नहीं। डिफरेंट जो है लैब के अंदर या बायोमेडिकल के अंदर जो है ना, वो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं इनको उतारने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल दे कांट बी रिलीज, ये एंजाइम से नहीं होते, चाहे आप उसको डाइल्यूट कर लें, चाहे उसके अंदर सबस्ट्रेट बढ़ा लें, एंजाइम बढ़ा लें, उसके अंदर सोल्यूशन एसिड डालें, डायलिसिस कर लें या सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बढ़ा लें। तीनों ये जो प्रोसीजर अगर आप करते हैं, इवन डायलिसिस यानी कि मेम्ब्रेन जो है, मेम्ब्रेन फिल्टर जो है वो भी इनको अलहदा नहीं कर सकते। ठीक हो गया, क्योंकि इन्होंने एक दफा एंजाइम के साथ अगर बाइंडिंग कर ली, उसके साथ जुड़ गया, तो फिर मुश्किल है यहां से इसको उतारना। ठीक, उसके बाद आप इसके अंदर आइदर जो है वो कुछ केमिकल्स डाल रहे हैं, एंजाइम्स डाल रहे हैं, सबस्ट्रेट डाल रहे हैं, व्हाटएवर आप कुछ भी करें, ये वाला जो एंजाइम होगा, आप इसको इससे अलग करना क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। और ज्यादातर आपके पास जो है ना, वो साइनाइड्स या जो आपके पास पॉइजन्स होती हैं वो इरिवर्सिबल इनहिबिटर होती हैं, इसी वजह से वो एंजाइम के स्ट्रक्चर को तबाह कर देती हैं और उसके बाद एंजाइम फिर काम करने के काबिल नहीं रहता। नेक्स्ट हमारे पास आता है पेनिसिलिन। फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन क्या है, एक एंटीबायोटिक है। अब एंटीबायोटिक है तो ये क्या करेगा, ये ऐसे एंजाइम के साथ इनहिबिट करेगा, इसको इनके फंक्शन को इनहिबिट करेगा जो बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल बना रहे हैं। अब बैक्टीरिया की सेल वॉल बनेगी नहीं तो बैक्टीरिया की क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, डेथ हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास आती है सिग्निफिकेंस। बिल्कुल, इनहिबिटर्स जो है इनकी कुछ सिग्निफिकेंस भी होती है, मसलन कैसे, रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक पाथवेज। ये जो एक पाथवे मैंने बनाया है, इसको रेगुलेट करने में जो है ना ये हेल्प करते हैं। इसी तरह से बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं, उसको ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है ड्रग्स एज इनहिबिटर्स। बहुत सारी ड्रग्स ऐसी हैं जिनको हम इनहिबिटर्स के तौर पे लेते हैं, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। नेक्स्ट आता है कि मेडिकल कंडीशंस सच एज, आपको पता है कि हमारा जो ब्लड है जब हम उसको निकालते हैं उसके अंदर कोगुलेशन यानी कि कोगुलेट करने की, मतलब जमने की ये खासियत होती है कि ब्लड जम जाता है। लेकिन इनहिबिटर्स क्या करते हैं, उन एंजाइम को जिन्होंने ब्लड की क्लॉटिंग करवानी है उनको इनहिबिट कर देते हैं, तो फिर एंटी कोगुलेंट प्रॉपर्टी के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। एंटी कोगुलेंट जो है ना उसके टूल के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। जब लैब के अंदर आपका ब्लड लिया जाता है तो एक वायल के अंदर डाल दिया जाता है, वो वायल जो होती है उसके अंदर एंटी कोगुलेंट होते हैं, वो आपके ब्लड को जमने नहीं देता। उसके बाद आता है कि मेडिकल रिसर्च और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर ये चेक किया जाता है कि किस तरह से एक एंजाइम जो है वो किस किस्म की पॉइजन से कौन सा एंजाइम इफेक्ट हो रहा है, और
उसका उसके ऊपर इम्पैक्ट क्या है, कौन सा एंटीटोड या कौन सी मेडिसिन दे के आप उस एंजाइम को जो है वो दोबारा से बचा सकते हैं। इधर वो बच भी सकता है या नहीं, इधर बंदा भी बचता है कि नहीं बचता। ये तमाम तर जो हैं ये आपके पास मेडिकल रिसर्च और फार्मास्यूटिकल रिसर्च के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। नई नई मेडिसिन बनाई जाती हैं, नए नए इलाज ढूंढे जाते हैं। उसके बाद आता है मेरे प्यारे बच्चों लाइफ सिचुएशन आफ्टर ड्रग पॉइजन एंड साइनाइड्स, कि बंदे ने अगर ड्रग या साइनाइड्स खा लिए हैं या पॉइजन्स खा लिए हैं तो क्या होगा, उसको कैसे बचाना है। वही बात ये भी फिर रिसर्च के अंदर आता है। फिर अगर उसकी डेथ हो जाती है तो फिर उसके ऊपर आर्टिकल लिखे जाते हैं कि इस वजह से इसकी डेथ हुई, इसकी बॉडी में ये चेंजेस आए। अगर वो बच जाता है तो उसके लिए एक नया इलाज आपको मिल जाता है कि ये काम करने से इस बंदे की जो है ना वो जान बख्शी हो गई है। उसके बाद हमारे पास आता है फीडबैक मैकेनिज्म। इसके लिए थोड़ा सा आपको ये करना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल एक पाथवे उसमें ना ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, ग्लूकोज को तोड़ के क्या लिया जाता है, एटीपी ली जाती है। वो एटीपी जो मुझे चलने में आपको चलने में हेल्प कर रही है, हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट लाने में हेल्प करती है, सारी लाइफ के एक्टिविटीज करवाने में हेल्प कर रही होती है एटीपी। इसी वजह से हम एटीपी को एनर्जी करेंसी का नाम देते हैं, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा। अच्छा, ग्लूकोज को तोड़कर 36 एटीपी बनाए जाते हैं, ये भी आपने बायो एनर्जेटिक्स वाले टॉपिक में पढ़ा होगा। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट को कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम होता है एक्सोकाइनेज। इससे फिर पायरोबिक एसिड बनता है। पायरोबिक एसिड जो एसिटाइल कोए की फॉर्म में क्रेब्स साइकिल में जाता है। क्रेब्स साइकिल से NADH प्लस FADH2 बनते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में जाता है और एटीपी बनती है। वंस एटीपी इज फॉर्म्ड, अगर सेल के अंदर इनफ एटीपी बन गई है तो ये एक तो एटीपी सिंथेज पर जाके अपना नेगेटिव इंपैक्ट रखती है, ये उसको कहती है कि नहीं अब तुमने और एटीपी नहीं बनाना, और बजाते खुद एक एटीपी का मॉलिक्यूल जो है वो ऐसे इधर जाके लग जाता है, ठीक है। जब तक सेल के अंदर एटीपी होगी ये मॉलिक्यूल उतरेगा नहीं, तो ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट के अंदर कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, तो आगे वाला पाथवे ही नहीं चलेगा। तो जब तक कंप्लीट एटीपी इस्तेमाल हो जाएगी, आखिरी मॉलिक्यूल भी उतर जाएगा, तो फिर से ये क्या होता है, नए सिरे से अपना जो उसकी प्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है। तो इट्स मीन कि प्रोडक्ट इटसेल्फ अपनी प्रोडक्शन को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो ये चीज़ आपके पास क्या कहलाती है, फीडबैक मैकेनिज्म या फीडबैक इनहिबिशन। इसी तरह से ये अपने प्रोडक्ट की प्रोडक्शन को खुद एक्टिवेट भी करता है, तो ये क्या कहलाती है, फीडबैक एक्टिवेशन। सो स्टूडेंट्स, ओवरऑल ये चीज़ क्या कहलाती है, फीडबैक मैकेनिज्म। एक्चुअली हुआ क्या था कि जब मैं यहाँ तक पहुँचा था ना तो मेरा मोबाइल बंद हो गया था, तो मुझे ये दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ा, और इस तरह से ना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो जो पहला फ्लो या पहला रिदम होता है वो बड़ा अच्छा होता है, लेकिन चलें फिर भी मैंने कोशिश की है कि इसको मैं जल्दी विद इन नो टाइम जो है ना वो कवर अप कर दूँ। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।